हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो हमारी बुक है उसको हम लोग देख रहे हैं और ये हमारी बुक का अंतिम चैप्टर है। क्लियर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है, आपको पता होगा, चैप्टर तो आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट ही आपको याद है। क्लियर है। क्लियर, ठीक है ना बच्चों। तो कानून और सामाजिक न्याय पर हम लोग बात करेंगे। तो कल हमने सबसे पहले हम लोग आपका देख लेते हैं क्या क्या चीजों को हमने पढ़ा। तो सबसे पहले कल हमने लेक्चर को आपका पढ़ना प्रारंभ किया और हमने सबसे पहले भोपाल में जो आपकी गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल की गैस त्रासदी के विषय में हमने पढ़ा कि आखिर में स्थिति क्या थी, क्या वहां चीजें बनी हुई की और बाप का किस प्रकार से था, कैसे हाल लोगों की आपकी मृत्यु हुई और बाप कितनी बड़ी मात्रा में, ये सारी चीजें थी। तो इन पर हमने जो है गौर करके हमने इनको देखा और इसको हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। काफी सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखेंगे और बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें आपका गौर करके पढ़ेंगे। तो कैसे विनाश हुआ, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर हमने देखा कि एक मजदूर की कीमत भारत में क्या होती है, तो उसकी तुलना हमने देखा कि ये जो आपकी फैक्ट्री लगी है, जो आपका रसायन कारखाना था, ऐसा एक आपका कहाँ लगा था बच्चों, अमेरिका में भी लगा था। तो वहां काम करने के क्या तरीके थे, जहां आपके वर्जीनिया में इस तरह का प्लांट था। उन सब चीजों को हमने देखा और पूरा उस पर गौर किया। चलिए, उसको पढ़ने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है किसी भी प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें नया जो पॉइंट है उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आपका देखते हैं सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन कि किस तरह से है। इसमें हम लोग आपका बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 21 हमको इसमें दिया गया है, जिसमें आपके जीवन का जो अधिकार है इसको हम लोग देख रहे थे कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो कानून कैसे ढीले हैं उन पर शिथिलता आनी चाहिए, ठीक। और इन सभी चीजों पर हम लोग बात कर रहे थे। और फिर हमने ये भी देखा कि भोपाल के विषय में क्या लिखा, सरकार ने क्या दलील दी कि कैसे हम लोग आपका कुछ चीजों को आपका निवेश लाने के लिए कुछ चीजों पर कैसे काम को छोड़ना पड़ा और कैसे वहां गड़बड़ी के बावजूद भी वहां के सरकारी जो अफसर थे उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस तरह की चीजों के साथ इतना हमने देख लिया था। इसमें अब आगे शुरू करेंगे। कानून बनने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। कह रहे जो संस्था कानून बनाती हैं और कानून को लागू करती हैं, उन संस्थाओं को ऐसी चीजों को लागू करना क्या नहीं है आपका, ठीक नहीं है। ये हमको ध्यान देने वाली जो है बात है कि रवैया नहीं होना चाहिए। लोगों के हित की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही उनकी सुरक्षा को आपको क्या करती हैं, नजर अंदाज करती हैं। ये आपको देखना है कि जो भी हित हैं उनकी हितों की आपका रक्षा करने की बजाय क्या करना चाहिए, सरकार को निजी कंपनी और उन दोनों की सुरक्षा को आपका नजर अंदाज जो है वापस करती है। हरगिज अच्छी स्थिति पैदा नहीं है। भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसाय नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं। अगर आप भारत में देखोगे तो जो भी आपके विदेशी हैं वो विदेशी क्या कर रहे हैं, भारत में जो है आपका नए नए जो कारखाने हैं वो उनको खोलते जा रहे हैं, नए नए कारखानों का स्थापना करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या है कि मजदूरों के तो अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई सख्त कानूनों और उनको ज्यादातर बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ जाती है। कह रहे जिस तरह से नए नए कारखाने जो आपके खोले जा रहे हैं उसमें जो मजदूरों के लिए जो आपके सख्त कानून बने हैं उन कानूनों का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट हो, ऐसी जरूरत क्या है आपका लोगों में महसूस की जा रही है कि वो वैसे ही कानून क्या होने चाहिए, अब सारे देश में होने चाहिए है। तो उनको क्या करना चाहिए, बहुत सख्ताई के साथ उनको लागू जो है
कर देना चाहिए, ठीक, ताकि क्या हो, जो भी इस तरह की सारी चीजें हैं हम उनको सही बात के तरीके से हम उनको क्या कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, एक एक करके हम लोग उनको देख सकें, यही हमारा बाप का प्रयास है। क्लियर है? इसी पर सरकार क्या कर रही है, गौर करने की कोशिश कर रही है। अब इसी में देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, और ये है आपका, ध्यान दीजिए आप लोग, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कानून, कि आप जो पर्यावरण है आपका, आप इसकी रक्षा करने के लिए कानून के विषय में क्या सोचते हैं, क्या इसको देखते हैं, आप इस पर महसूस कर सकते हैं, आप इसको जो है गौर करके जो है देख सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए 1984 से, या कह सकते हैं कि 1984 में हमारे पास पर्यावरण रक्षा करने के लिए बहुत कम कानून थे, यानी कि 84 में अगर आप देखोगे या उससे पहले जो था कि हम अपने पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, इसके विषय में हमारे पास जितने कानून होने चाहिए थे उतने पर्याप्त कानून नहीं थे। तो इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो थी और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता है। पर्यावरण क्या है, एक आपका मुफ्त यानी कि फ्री की चीज माना जाता है। अब आप देखिए, आप सांस लेते हैं, आपको वर्षा, पानी, ये सारी चीजें मिलती हैं, नेचर ने जो हमको प्राप्त किया है, क्या हमको इसका कुछ पैसा देना पड़ता है? नहीं। जो चीज हमको आपका नेचर ने दी है, नेचर क्या कर दी है उसका आपका, वो हमको गिफ्ट के रूप में देती है, और हम उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग ज्यादा करते हैं आज के समय में। जैसे किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिल जाती है। कह रहे कोई भी ऐसी फैक्ट्री हो, उसको हवा पानी में छोड़ने के लिए क्या मिल जाती है, उसे खुली जो छूट है वो आपका मिल जाती है। चाहे नदी हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और लोगों की सेहत पर आपका खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपका खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक। ढीले सुरक्षा मानकों से ना तो केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला है, बल्कि उसे प्रदूषण को निपटाने के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यह कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, और क्या हो सकता है कि वो क्या है, कि वो इस जिम्मेदारी से जो है आपका नहीं बच सकती है, ठीक। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में लाया है, और कह रहे हैं कि जिस तरह से भोपाल में जो आपकी त्रासदी हुई है, इसने क्या कर दिया है, आपके पर्यावरण को, मुद्दे को कतार में ला दिया। कतार का मतलब लाइन में खड़ा कर दिया है, ठीक। कैसा कर दिया है, लाइन में खड़ा कर दिया है। और क्या कहा है कि कई लाख ऐसे लोग कारखानों से निकली जहरीली हवा का शिकार बन गए, और कह रहे हैं कि ऐसे कारखाने से निकली जहरीली हवा के लोग क्या बन गए हैं, आपका शिकार बन गए हैं। तो हमको थोड़ा सा इन जहरीली कानूनों के बारे में और ऐसे शिकार के बारे में हमको सोचना होगा, हमको इनको देखना होगा, ठीक। जो इस कारखाने से किसी भी तरह नहीं जुड़ सकते, और कह रहे हैं कि जो किसी भी तरह इस कारखाने से आपका नहीं जुड़ सकते हैं, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ है। तो मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हों, पर वे मजदूरों से तो ही संबंधित है। कह रहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उनका संबंध अगर आप देखोगे तो है किससे, मजदूरों से। उनमें उनमें आम लोगों के अधिकार पर ध्यान नहीं दिया गया, और कह रहे हैं जो वो कानून है उन पे आम लोगों का जो अधिकार था उस पर आपका ध्यान नहीं दिया गया, जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल हुए थे। और कह रहे हैं जो उसमें औद्योगिक घटना के कारण घायल हुए हैं उन पर कोई इतना अच्छा से आपका सरकार ने, किसी सामाजिक संस्था इत्यादि ने उस पर जो है अच्छे से फोकस जो है आपका नहीं किया है, उस पर अपना ध्यान जो है नहीं दिया है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि भोपाल त्रासदी के बाद पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे और क्यों हावी हुए हैं और क्यों इसमें चल रहे हैं। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ चलते हैं और हम जो आगे चीजें हैं उनको थोड़ा सा गौर करके विचार करके उनको हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया है कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। कोई आपकी ट्रैवल एजेंसी रही होगी। ट्रैवल एजेंसी का मतलब समझते हैं, जो आपको कार मुहैया कराती है, आपको बस मुहैया कराती है। क्लियर है? उनको क्या बोलते हैं? वो आपके ट्रैवल एजेंसियां होती हैं जो इस तरह का जो काम है जो आपका मुहैया कराती है। क्लियर है? उनको क्या मिला है? एक कुछ काम की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है। क्या बोला है कि इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जाएगा। सैलानी मतलब जो लोग घूमने आए थे और उन्होंने क्या किया है, इनकी जो आपका ट्रैवल एजेंसी को बुक किया है, क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदने के लालच से वंचित रह गए। और क्या कह गए? जो उनको लालच दिया गया, जो बात आपके की गई थी, वो उससे वंचित रह गए। वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं किया है। फिर भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित को जिंदगी भर पीड़ा और नुकसान के बदले मुआवजा कम क्यों मिला? आप कह रहे हैं यहां तो तुम मुआवजा दे रहे हो, लेकिन उनकी तो जीवन पूरा खराब हो गया, बर्बाद हो गया, वहां कुछ क्यों नहीं कह रहे थे? तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दिखाया गया है। अब देखिए, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास पड़ोसी में दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंप को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब देखिए क्या करवा दिया गया है कि जहां पर पानी प्रदूषित है उन क्षेत्रों में क्या कर दिया है उन्होंने, उसको पूरा जो आपका नल है, सरकारी हैंडपंप है, उसको रेड रंग से पेंट करा दिया, यानी कि इसका पानी पीना खतरनाक है। लेकिन समस्या ये है कि आपने इसको रेड तो कराया है, लेकिन आपने इसका ऑप्शनल नहीं दिया। आपने कह दिया पानी इसका खराब है, तो स्वच्छ जो पानी है कौन मुहैया कराएगा लोगों को? बताइए। आपने कह दिया कि खराब है, लेकिन लोगों को स्वच्छ पानी कौन मुहैया कराएगा? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको देखना है कि कौन इसको मुहैया कराएगा। क्लियर है? ये इस पर ध्यान देना। तो ऐसा ही सतत विकास लक्ष्यों में उद्योग, नवाचार और बुनियादी चीजों को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रोग्राम शुरू करे। अब देखिए, पर्यावरणवादी जो आपके पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने कह रहे, जो आपका पर्यटन के जो आपके काम करते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट के लिए जो कुछ कार्य करता तथा अन्य लोगों ने इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को ही जिम्मेदार माना जाएगा। अब कह दिया है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है वो ही क्या माना जाएगा? पर्यावरण को फैलाने वाले का जिम्मेदार माना जाएगा। ये भोपाल त्रासदी के बाद जो नया कानून बना है उसमें ऐसे कुछ प्रोविजन रखा है। इसके पीछे समझ थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है, यानी कि जो हम लोग आप कुछ यूज कर रहे हैं वो हम इतना सुनिश्चित करके रखें कि हमारी पीढ़ियां उनको उपयोग कर सके। अभी आपने एक यहाँ सब पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए। सतत विकास लक्ष्य 9। सतत मतलब हम इस तरह से विकास करें कि आने वाली अपनी भावी पीढ़ियों के लिए वो संसाधन, वो रिसोर्सेस, वो चीजें कैसी रहें, आपका बची रहें। इसी को बोलते हैं सतत विकास। क्लियर है? ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। अदालतों ने स्वास्थ्य, पर्यावरण के अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। अब कह रहे हैं कि अदालत क्या कह रही है कि जो आपका पर्यावरण है, कैसा पर्यावरण? स्वच्छ पर्यावरण भी क्या है? ये लाइफ के जीवन जीने का आपका अधिकार, यानी कि इसको फंडामेंटल राइट्स मानते हुए क्या माना है? आपका हेल्दी जो आपका वातावरण है उसको माना है, लाइफ का एक हिस्सा माना है। और इसको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें इसको ऐड किया है। और आर्टिकल 21 के माध्यम से जब भी होता है हमेशा कोर्ट क्या करती है? 21 के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार को पर्यावरण के साथ जोड़कर दिखाया गया है।
कि जीवन जीने के लिए जितनी सांस जरूरी है, लेकिन उसके सांस कहां से आती है? पर्यावरण से। तो वो हवा स्वच्छ हमको पर्यावरण से मिले, ये भी हमारा जीवन का एक राइट्स है, एक अधिकार है। कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुहास कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कैसा है? अनुच्छेद 21 के तहत एक आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ करने और जो दोषी हैं उन्हें भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। क्या करें? उनको कानून प्रक्रियाओं से इन सब चीजों को तय करें। ठीक, ये हमको आपका देखना है। अब इसमें दो हमको थोड़ी सी हेडलाइन मिली है, थोड़ा उनको पढ़ लीजिए और उनको समझने का थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कि स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। कैसी है? जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? हमें नए कानून की जरूरत क्यों है? कंपनी और ठेकेदार पर्यावरण का उल्लंघन कैसे करते हैं? ये हमको देखना है कि कैसे होता है पर्यावरण का उल्लंघन। इस चीज पर हम लोगों को थोड़ा सा गौर करके देखना है और हमें उस पर आपकी बात करनी है कि कैसे होता है। ठीक है ना? और इसको हम लोग देखेंगे। तो बता दीजिए बच्चों, किसी को कोई ऐसी चीज है जो इसमें आपको समझ ना आई हो? बता दीजिए मुझे बच्चों। देख लीजिए, गौर करिएगा इन पर और फिर इसके साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा हम इस पे आगे गौर करके आपका देखते हैं। और सबसे पहले मेरा है जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, कि जन सुविधा के रूप में ही हम लोग क्या देखते हैं? आपका पर्यावरण को भी देखते हैं और उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। उनको हम लोग आपका देखेंगे। तो फिलहाल 30 सेकंड का समय, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। चलिए देखते हैं जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल ही के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। क्या करा है? हाल ही में न्यायालय ने क्या किया है? जो पर्यावरण के आपके मुद्दे हैं उन पर क्या किया है? गौर कर उन पर क्या दिया है? उन पर कड़े फैसले दिए हैं। ठीक, ऐसे कई आदेश को लोगों में रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। और हुआ क्या है कि बहुत लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर भी क्या पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली की रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योग को बंद किया जाए। जो रिहायशी इलाके हैं उनमें क्या किया जाए? वहां जो उद्योग चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेजा जाए। इससे कई कारखाने आसपास में वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इन कारखानों की जिंदगी से यमुना भी प्रभावित हो रही है। इन कारखानों के नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा। और क्या बोल रहे हैं कि इस जो कारखाने हैं वो हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यमुना आपका प्रदूषित हो रही है। और आप अगर यमुना नदी को देखोगे तो आपको यमुना नदी में अब झाग दिखाई देंगे। क्लियर है? यानी कि कितना विषैला पानी हो चुका है जमुना का, आप इसको देख सकते हैं। देख लीजिए आप इसको। अब देखिए, अब कह रहे हैं अदालत की कार्रवाई में एक समस्या तो हल की गई, हो गई मतलब, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई कि कारखानों के बंद हो जाने के बाद बहुत सारे मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया। अब कह रहे हैं कि एक चीज तो ठीक है कि आपने पर्यावरण को ठीक कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ क्या है, जो बहुत सारे मजदूर जो उनमें काम कर रहे थे उनका रोजगार छिन गया। आपने उनके लिए क्या व्यवस्था करी? तो बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां कारखानों को दोबारा चालू किया गया। कहां भेज दिया? दूर दराज के क्षेत्रों में, और जहां पर दोबारा उनको भेजना पड़ा। अब प्रदूषण की समस्या इन इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषण होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी शिकायत का मुद्दा अभी भी वैसा ही है।
और कह रहे हैं कि जो मजदूरों की सुरक्षा संबंधी चीजें हैं, वो फैसले हैं, वे मुद्दा आज भी वैसे ही उसी स्थिति में जो है खड़ा हुआ है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दे पर हुए ताजा अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। अब कह रहे हैं भारत में जो मुद्दा है, उस रिसर्च ये बता रही है कि जो आपका मिडिल क्लास फैमिली वो क्या करता है, इन्वायरमेंट की चिंता कर रहा है कि पर्यावरण की खराब ना हो जाए, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। यानी कि जो गरीब लोग की पीड़ा है उसको ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुत सौ को समझ में आता है तो शहरों को सुंदर बनाने वाली बस्तियों को हटा देना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि शहर को अगर सुंदर बनाना है तो जो बस्तियां बसी हैं उनको हटा देना चाहते हैं। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर से बाहर लगा देना चाहते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर खतरा पड़ता है। और कह रहे हैं ये उनको समझ नहीं आता कि बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर फर्क पड़ता है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं करते। और क्या होता है कि लोग ज्यादा जो है वो आपकी चिंता जो है ऐसे में नहीं करते हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की कोशिश करती है जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी लोगों को मिल सके। इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें कि अच्छी ज्यादा जो आपकी तकनीकें हैं उन तकनीकों को हम लोग अपनाएं। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे, उससे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना होगा और तभी क्या होगा, मजदूरों इनको भी आपका रोजगार मिलेगा और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षा पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। ये सारे जो अधिकार हैं, ये जो राइट्स हैं, उनको मिल जाएंगे। प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगे और जुर्माने को इस तरह से रोजगार में भी बचाया जाए ताकि ये सारी चीज आपका हो जाए। यानी कि हमको कुछ इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है जिससे क्या हो जाए, मजदूरों को आपका रोजगार मिल जाए। क्या हो रहा है कि जो मजदूर हैं उनको आपको रोजगार मिल जाए। ठीक, और रोजगार मिलने के बाद जो है आपका उन लोगों की जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो सकती हैं। जो कंपनी ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं उन पर जो है जुर्माना लगाया जाए, उस टैक्सेशन जैसी व्यवस्था और कठिन कर दी जाए, नए वृक्षों को लगाना चाहिए और पर्यावरण चीजों पर जो है विशेष रूप से आपका ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ जाए। देखिए, गाड़ी से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 में के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन को आपका सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन का इस्तेमाल करें। यानी कि दिल्ली में नियम है कि जो आपके डीजल की कारें हैं उन पर क्या हो, वो चीजें आपकी ना चलाई जाएं, उनकी जगह बल्कि क्या होना चाहिए कि सीएनजी से इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को चला देना चाहिए। ठीक है, इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की गिरावट में कमी आएगी, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड इनोवेटिव यानी कि नई दिल्ली में एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थ का स्तर इतना काफी ऊंचा है कि ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली कार बसों से पैदा हो रहे हैं। क्लियर है कि क्या हो रहे हैं? अब जो भी कार बस चल रही हैं, डीजल हो या पेट्रोल, उनसे भी आपका विषैले हो रहे हैं। अब एक नीचे इमेज दिखाई गई है, क्या है एक बार इसको देख लीजिए। कारखाना बंद कारखाने के बाहर परेशान मजदूर। अब देखिए किसी की आजीविका छिन रही है,
किसी का रोजगार छिन रहा है, तो लोग क्या हो रहे हैं, आपका परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका चीजों को हमको थोड़ा सा दिखाया गया है जिन्हें हमें आपका गौर करना चाहिए। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दाढ़ी मजदूरी करने लगे हैं। कुछ मजदूरों को पहले से छोटे कारखाने में काम मिला है, जहां हालात पहले से भी ज्यादा शोषण भरे हैं और जहां कानून की स्थिति और ज्यादा कमजोर है। कह रहे हैं जिनको निकाल दिया गया, नए काम मिले हैं, वहां स्थिति थोड़ी कैसी है, और भी खराब बनी हुई है, और भी स्थिति थोड़ी सी जर्जर है। ठीक, इस इमेज को देख लीजिए और इसको देखिए। विकसित देशों ने अपने विषैले और खतरनाक उद्योग को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं, ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फायदा उठा सकें और अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक एस्बेस्टोस बनाने वाले सस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों पर बड़े पैमाने में यहाँ बुला रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इन चीजों को आपका जो है आपका बुला रहे हैं। इनको देखना चाहिए कि कंडीशन क्या है, कैसी स्थिति है, इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए। अब देखिए किस तरह से एक जहाज के माध्यम से जो है बाहर से आया कोई हमारा कंटेनर लॉट्स है, जो उसको सामान उतारा जा रहा है। अब इसको देख सकते हैं, इसमें देख लिया क्या कंडीशन है बच्चों। अब बात करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं थोड़ा सा। देखिए, चाहे बाजार हो या दफ्तर हो या कोई कारखाना, बहुत सारी स्थिति के में लोगों को ही गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी है। कह रहे हैं चाहे कोई बाजार हो, ऑफिस में जहां पर लोग काम कर रहे हो, किसी कारखाने में काम कर रहे हो, गलत तरीके से जो काम कराते हैं, कहने का मतलब वेतन कम मिलता है, उनका शोषण ज्यादा होता है, घंटे ज्यादा हैं, तो इन सबसे बचाने का एक ही तरीका है कि कानून क्या करें, कानून जरूरी होना चाहिए। निजी कंपनी, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे यानी कि गलत तरीके से लोगों का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थिति को ध्यान नहीं देते हैं, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं, और इस तरह आसपास में लोगों को भी क्या होता है, आपका नुकसान पहुंचता है। कैसा होता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं। देखिए, बाकी अभी जो आपका निष्कर्ष है काफी बचा हुआ है, फिर निष्कर्ष के बाद जो है इतना नहीं है कि हम इसको देख लें, इसको भी देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका हम सीधा जो है अपने चैप्टर की तरफ आपका बढ़ जाएंगे और इसको गौर करके देखेंगे। चलिए खत्म ही कर देते हैं। ऐसे में सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह निजी कंपनियों के साथ गलत तौर तरीके को रोकने, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए। उनको लोगों को सही कानून चाहिए, ताकि बल्कि लोग उनको सही से लागू करें। अगर कानून कमजोर हो जाएगा तो उन्हें सही ढंग से लागू ना किया गया तो बहुत सारे भारी नुकसान हो सकते हैं। भोपाल आपकी त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकारों के दोनों समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है कि पर्यावरण पर एक ऐसा विषय जहां लोगों को जनहित के लिए दबाव डालना और न्याय भी स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य पर्यावरण की स्थिति में सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी कि काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्यदशा का अधिकार भी इस क्षेत्र की अभी हालत काफी खराब है। लोगों को इस बात की आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकार की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि लोगों का जीवन अधिकार मिले। कैसा हो, लोगों का जो जीवन है उसका अधिकार इनको मिले, इस तरह का जो कानून है वो लोगों को बनाया देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।